हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग Q इज इक्वल टू एन ई किसी कंडक्टर में चार्ज या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हम लोग कर रहे थे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं ऐसे बनाया है क्वेश्चन कि कोई कंडक्टर है, कोई वायर है और उसमें इतना चार्ज ओवरऑल है, ठीक है। बस इतना लिखा रहेगा, फिर लिख देगा आपको फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस कंडक्टर, यानी n निकालिए। और ई के बारे में नहीं लिखा रहेगा, ई तो मैं मेंशन कर दिया हूँ क्वेश्चन में, लेकिन ई आपको लर्न होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। वो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि मेंशन किया रहे, बस आपको लिख देगा कंडक्टर उसका चार्ज इतना है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद ही है, ई वैल्यू याद है, क्यू दिया है, आपको निकालना है एन, ठीक है। तो हमने मेन फार्मूला लिख दिया, फिर इस फार्मूले को चेंज किया तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला बन गया। इससे अरेंज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हो गया फार्मूला हमारा रेडी। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में नंबर है, इसको हम लोग न्यूमरेटर साइड में यानी ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाके ये प्लस हो गया, ठीक। तो 100 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। अब हमको ये क्या करना है, 1.6 का पॉइंट हटाना है ना। 1.6 में पॉइंट हटाना है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के बाद है तो 100 से करते हैं, तीन नंबर के बाद होता है तो 1000 से। तो यहाँ एक नंबर के बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक ही साइड करेंगे इस फ्रैक्शन में तो गलत हो जाएगा मैथमेटिकली। तो हमको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। यहाँ भी 10 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ताकि इसका डेसिमल हट जाए और फिर ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो इस 10 से इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, है ना। और अपॉन 16 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया इंटू 10⁻19। अब हम लोग 16 से 1000 को डिवाइड करते हैं, तो 16 से 1000 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 16 6 जा 96 होता है, कितना बचा 4, 100 में से 96 गया 4 बचा, ओके। फिर 16 2 जा 32 होता है, कितना बचा 8, ठीक है, कितना बचा 8। अब पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ 0 एक आ जाएगा पॉइंट लगाने पे, तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 16 5 जा ये 80 हो गया, कट गया, हमारा आंसर आ गया 62.5, ठीक है। तो 16 से जब 1000 को हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या है वैल्यू 62.5, और हमारा ये एक्सपोनेंट तो ऐसे एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इंटू 10⁻19, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया बेस्ड ऑन दिस डाटा। ये जो डाटा दिया है उसके आधार पे नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा इतना आ गया, क्लियर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक बोलेगा कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर आप निकालिए नंबर ऑफ पार्ट, मतलब बोल देगा कि कुछ चार्ज दिया और इस तरह से, मतलब कोई भी वेरी करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ दे देगा या कभी चार्ज दे देगा, तो आपको या तो ये निकालने के लिए पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा मोस्टली, क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में चेंज करे, या तो चार्ज पूछेगा तो हमको डायरेक्टली ये फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया है और ये दोनों दिए हैं तो हमको ये फार्मूला लगाना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी कंडक्टिंग वायर में या किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो वायर हो या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, उसमें हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, या उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है कंडक्टिंग वो निकाल सकते हैं, ओके, जैसे यहाँ हम लोगों ने निकाला है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर लिए, एक दो क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है या करंट क्या है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ
चार्जेस, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का अर्थ होता है चार्जेस का फ्लो होना। अब अगर हम लोग एक छोटा सा फिर से छोटा सा हम लोग बनाते हैं एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सा सेल से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। सर्किट क्लोज है, स्विच ऑन है, ये ऑन पोजीशन है, ठीक है। तो ये सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही करंट होता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज करंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को ही करंट बोला जाता है। लेकिन केवल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट तो होगा नहीं, है ना। केवल पॉजिटिव पॉजिटिव घूमता रहे तो कहाँ जाएगा, कोई अट्रैक्शन सेंटर तो रहना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट इनिशियली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया वही सही था। उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करते हुए नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके। अब बस उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको कहते क्या है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव करता है तो कुछ समय लेता है ना। कुछ तो समय लेता होगा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। तो चार्ज के फ्लो होने में कुछ समय लगता है, ठीक। तो इससे हमको पता चलता है कि करंट जो है, करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने में कुछ समय लगेगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास 9 में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चैप्टर पढ़े थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने यही समझा कि कोई चीज़ जब डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कुछ तो समय लेगा और कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा डेफिनेटली। तो समय का लैप्स हो रहा है, समय लिया जा रहा है, समय या टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इससे हमारे पास एक नया फार्मूला बन के आ जाता है। वो क्या है, करंट, या एक हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ निकल के आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज known as करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज करंट। जो चार्जेस का फ्लो है उसके रेट को हम लोग करंट बोलते हैं। रेट जो वर्ड है उसका मतलब है समय, यानी समय के साथ जो चार्जेस मूव करते हैं, एक निश्चित समय में चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये हमको समझ में आया इस सर्किट को देखकर या समझकर। इस सर्किट में जो चार्ज मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल तक या दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें कुछ समय कंज्यूम कर रहा है, समय ले रहा है। तो चार्जेस जब मूव करते हैं एक निश्चित समय में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज करंट। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि करंट और चार्ज और समय के बीच में एक रिलेशन है ना। तो उसको मैथमेटिकली बताया था एम्पियर में, ठीक है। तो वो क्या था फार्मूला, करंट इज इक्वल टू, करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक नया फार्मूला निकल के आ रहा है इस डेफिनेशन से, इस कंडीशन को समझने के बाद, कि करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी समय के साथ साथ जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। यानी समय भी इसमें आ जा रहा है, टाइम भी आ जा रहा है, एक हमारा फैक्टर, और चार्ज आ रहा है। तो चार्ज एक निश्चित समय में जब फ्लो होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। और करंट का सिंबल हमारा आई है, कैपिटल आई, कभी कभी स्मॉल आई भी लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिंबल कैपिटल आई और स्मॉल आई, ठीक। और इसका यूनिट क्या है करंट का, करंट का यूनिट है
एम्पियर, AMPRE एम्पियर। और ये तो पूरा फुल नेम है यूनिट का, जब हम लोग सिंबल के रूप में यूज करते हैं तो कैपिटल A यूज करते हैं, ठीक। और ये जो एम्पियर नाम पड़ा है करंट के यूनिट का, वो किसके नाम पड़ा है? वो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा है। एंड्रे मैरी उनका नाम था, बुक में दिया हुआ है एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। तो एंड्रे मैरी एम्पियर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस करंट का कॉन्सेप्ट समझाया और करंट और चार्ज और समय के बीच में रिलेशन बताया, एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, ठीक है। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में जो करंट का यूनिट का नाम रखा गया है एम्पियर, इनका सरनेम रखा गया है, ठीक। तो करंट, चार्ज और समय के बीच में ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक। इसका यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर किसके नाम पर दिया गया है? एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे करंट का यूनिट का नाम एम्पियर है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और इस फार्मूले को और अच्छे से समझते हैं, फार्मूले को और अच्छे से समझते हैं। करंट का सिंबल बना देते हैं कैपिटल I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नॉन एज करंट। हाँ, तो ये फार्मूला हमारा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। और इस फार्मूले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकलेगा? करंट एम्पियर में, जिसका यूनिट एम्पियर है। इसी फार्मूले को और Q निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा चार्ज का यूनिट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कूलॉम होता है। तो I इसको समझ लेते हैं I फॉर करंट, और इसका यूनिट है एम्पियर। Q फॉर चार्ज, इसका यूनिट है कूलॉम, कैपिटल C, ठीक है। कैपिटल C से डिनोट करते हैं। T, स्मॉल t फॉर टाइम, और टाइम जो होता है हमेशा सेकंड में लेते हैं। कोई भी वैल्यू दिया रहेगा अगर टाइम का, तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड, स्मॉल s लिखते हैं सेकंड के लिए हमेशा, इसको पूरा लिख देते हैं सेकंड, और इसको लिखा कैसे जाता है? स्मॉल s से, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं इस फार्मूले में। करंट का रिलेशन चार्ज से है और टाइम से है। करंट का सिंबल I से है, यूनिट एम्पियर। चार्ज का सिंबल Q है, जिसका यूनिट है कूलॉम, कैपिटल C। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, स्मॉल s से लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया, है ना। अब इस फार्मूले को चेंज करें तो इसी फार्मूले से तीन फार्मूले बन सकते हैं, है ना। जब हम रीअरेंज करेंगे फार्मूले को, तो नॉर्मल ओरिजिनल फार्मूला हो गया, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हमको टाइम निकालने के लिए आ गया, चार्ज और करंट दिया है, तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन I। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले को रीअरेंज करके। कैसे हुआ? ये T मैंने इधर ला दिया, ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, और ये ऊपर था यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो पोजीशन चेंज हो गया दोनों का, और नया फार्मूला बन गया। इसको और रीअरेंज करेंगे। मान लीजिए हमको चार्ज निकालना है, रीअरेंज करेंगे इसी फार्मूले को, तो Q इज इक्वल टू, Q को यहीं रहने देंगे, केवल हमको Q चाहिए, Q निकालना है, और इसको इधर ले जाएंगे। ये डिवाइड में है नीचे, ऊपर जाके उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। मतलब एक हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, और मैथमेटिक्स अगर आपका क्लियर होगा, बेसिक्स क्लियर है, तो आप उसको रीअरेंज करके ये तीन चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। इस फार्मूले से हमारा करंट निकलेगा क्योंकि यहाँ हमारा I है, इस फार्मूले से हमारा टाइम निकलेगा, इस फार्मूले से हमारा चार्ज निकलेगा, ठीक है। फार्मूला वही है, यही इसी को रीअरेंज करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है जो हमको रिलेशन बता रहा है करंट और चार्जेस के बीच में। करंट और चार्जेस के बीच में ये रिलेशन बता रहा है।
चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले करंट जो होता है उसका यूनिट है एम्पियर। एम्पियर यूनिट है ना। अब करंट ये नॉर्मल यूनिट है। करंट को और तरह कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मली एम्पियर ये लिखते हैं, या मिली एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर। ये छोटे, ये नॉर्मल यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, ये उससे भी छोटा यूनिट है। यानी करंट का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, बहुत कम हो सकता है। तो उसके लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। नॉर्मल एम्पियर के लिए तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये होंगे। मिली एम्पियर के लिए क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ एम्पियर, ठीक। और माइक्रो एम्पियर के लिए लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू डिक्रीज करता है तो इस रेंज में भी आप उसको शो कर सकते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और जनरली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻³ इतना गुना कम हो जाएगा, और 10⁻6 गुना जब कम हो गया तो उसको माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। तो ये करंट के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। नॉर्मली तो एम्पियर ही है, उसमें मिली या माइक्रो तब लग रहा है जब उसकी वैल्यू करंट की बहुत लो आ रही है, बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं किसी फार्मूले पे इस पर, तो उनको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू नहीं था, करंट था ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, जिसमें टाइम हमेशा सेकंड में ही लेना है। ये फार्मूला है, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें करंट नहीं दिया है और चार्ज का वैल्यू दिया है। चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं 200 कूलॉम दिया है। क्यों दिया है 200 कूलॉम, और टाइम दिया है 2 मिनट्स दिया है, ठीक। और फाइंड आउट क्या करना है? करंट पता करना है हमको। तो चार्ज दिया है, समय दिया है, लेकिन करंट नहीं दिया है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग निकालेंगे। सो I = Q/T, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। Q चार्ज का वैल्यू कितना है? 200 कूलॉम, 200 रख दिया। टाइम कितना दिया है? 2 मिनट। अब ये मिनट में, और हमको याद रखना है कि यहाँ पे टाइम इस फार्मूले में हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए। सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो 2 मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है 1 मिनट में। या फिर इसको और इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सारे वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं कि Q = 200 कूलॉम, टाइम है 2 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है तो 2 × 60। क्यों 60 किया? क्योंकि 1 मिनट = 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ 2 मिनट है, दो का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 2 मिनट जो है 60 सेकेंड में कन्वर्ट, मतलब 2 मिनट का जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब इसको कन्वर्ट करने पे क्या आया? 6 × 2 = 12, 120 सेकेंड। तो 2 मिनट में 120 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 तो 2 मिनट में 120, तो ये हो गया। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। सारा जो कन्वर्जन करना था, जो चेंजेस करना था वो कर दिए। अब फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। चार्ज का वैल्यू रख दिया, समय का रख दिया वैल्यू। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, लास्ट में दोनों के 0 है ना, कैंसिल आउट हो सकता है। तो लास्ट में जो दोनों 0 हैं, 1 मिनट थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे।
ठीक है, तो लास्ट के दोनों जीरो जो है गड़बड़ जा रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा 20/12। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो अल्टीमेटली क्या आया, I इज इक्वल टू 5/3। न्यूमरेटर में 5 आया और डिनोमिनेटर में 3, 5/3। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो सिंपल तरीका है, सिंपल जो मेथड है उससे करते हैं। 3 1 जा 3, तो 3 5 में 3 गया 2, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, फिर से 3 6 जा 18। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1.66 आता रहेगा। तो करंट का वैल्यू कितना आया 1.67 लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना आ गया 1.67 एम्पियर। एम्पियर का ए लिख दिया, है ना। ठीक, तो इस तरह से हम लोग करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन करंट, चार्ज एंड टाइम। ठीक है, टाइम को हमेशा याद रखिए सेकंड में रखना है। अगर आवर में भी दिया है तो भी उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है और मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। और बाकी चीज़ें तो आपको पता है, कूलॉम में रहेगा चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके करंट निकाल सकते हैं, करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको मान लीजिए करंट दिया है, ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं, इसी फार्मूले में चेंज करके दूसरा वेरिएबल निकालेंगे, यानी चार्ज निकालते हैं, है ना। तो उससे को भी समझ लेंगे हम लोग। तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। हमारा 1.67 एम्पियर आ गया आंसर। ठीक है, करंट का वैल्यू आ गया विद द हेल्प ऑफ चार्ज एंड टाइम। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में चेंज क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 पहले सबसे बड़ा चेंज तो यही नंबर डालें। और मान लीजिए करंट का वैल्यू दिया है, करंट दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दिया है करंट, टाइम दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, करंट हो गया 5 एम्पियर, टाइम दिया है 30 सेकेंड। यानी कोई कंडक्टर है, इसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है 30 सेकेंड के लिए। तो हमको पता करना है कितना चार्ज ओवरऑल हुआ होगा, है ना। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है QIT। ये आपको ऐसे लिखा नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखा रहेगा, उसकी मदद से आपको समझना पड़ेगा कि जो जो वेरिएबल दिए हैं उसकी सहायता से कौन सा फार्मूला हमको लगाना है। ठीक, हमको क्यू निकालना है। तो अभी हम लोगों ने 3 फार्मूले इसी को अरेंज करके बनाए थे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्यू इक्वल टू हमने क्या बनाया था, अगर क्यू निकालना है तो हमको क्यू यहीं रहने देना है, ये चीज़ उधर चली जाएगी, तो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी। तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ये हमारा फार्मूला हो गया है, इसको रीअरेंज करके। और हमको वही क्यू निकालना है, टाइम और करंट दिया है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। क्यू इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया है 5 एम्पियर, इंटू टाइम दिया है 30 सेकेंड। इस ऑलरेडी सेकेंड में दिया है, इसको कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। अब इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 150, एक मिनट, 150 कूलॉम आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर ऐसा टर्म एंड कंडीशन दिया है कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 30 सेकंड के लिए किसी वायर में या किसी कंडक्टर में, तो उसमें जो टोटल एग्रीगेट चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा 150 कूलॉम। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसी फार्मूले को रीअरेंज करके चार्ज निकाल सकते हैं। अब तीसरा ये पॉसिबिलिटी है, किसी फार्मूले की सहायता से आपको टाइम पूछ ले, आपको करंट भी दिया रहे और चार्ज भी दिया रहे, ये कंडीशन भी आ सकता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, ओके ना। चार्ज 150 कूलॉम आ गया। चलिए
अब तीसरा कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि तीसरा एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है कि करंट दिया है, फिर से करंट कुछ दिया है, मान लेते हैं 10 एम्पियर, और चार्ज भी दे दिया है, चार्ज मान लेते हैं 250 कूलॉम दिया है, और हमको पूछ लिया है समय। ये पूछ रहा है कि कोई कंडक्टर है, उसमें इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ओवरऑल एग्रीगेट चार्ज उस कंडक्टर में इतना है, तो इतना चार्ज कितने समय के लिए फ्लो होगा कि इतना करंट जनरेट होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, और टाइम हमको हमेशा निकालना है सेकंड में इस फार्मूले के लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसमें रीअरेंज कर देते हैं, या पहले हाँ इसी को रीअरेंज यहीं पे कर देते हैं। हमको निकालना है टाइम, ठीक है। तो जिसको निकालना है वो अलग रहना चाहिए और न्यूमरेटर ऊपर वाली साइड में रहना चाहिए। ये हमारा टी इधर चला जाएगा और हमारा आई जो है करंट उसकी जगह ले लेगा, यहाँ आ जाएगा। तो फार्मूला ओवरऑल क्या चेंज होकर बनेगा, टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई, ठीक है। ये हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन हुआ है इस फार्मूले में। तो टाइम का बन गया फार्मूला कि टाइम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट एंड चार्जेस। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चार्ज कितना दिया है 250 कूलॉम, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, दोनों के लास्ट में 0 है। हो सकता है कोई और भी नंबर कभी आ जाए तो उसमें डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। ये तो मैंने सिंपल लिया है ऐसे ही रैंडम, तो 0 से 0 कट गया। तो अब नीचे 1 बचा, न्यूमरेटर में 1 बचा, यानी हमारा सोल्यूशन पूरा, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 बचा यानी सोल्यूशन कंप्लीट। तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू आ गया 25 सेकेंड, 25 सेकेंड आ गया। यानी जब एक कंडक्टर में 10 एम्पियर का करंट है और उसमें इतने चार्ज है, तो इतने चार्ज कितने समय के लिए फ़्लो करेंगे 25 सेकंड के लिए, तब जाकर उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक। तो हमने तीनों कंडीशन पे इस फार्मूले को 3 तरह से अरेंज करके तीनों ही कंडीशन पे सॉल्यूशन करके देख लिया कि किस कंडीशन में करंट निकालना है तब ये दोनों चीज़ें दी रहेंगी, और जब मान लीजिए चार्ज निकालना है तो ये दोनों चीज़ें को वैल्यू दिया रहेगा, और मान लीजिए टाइम निकालना है तो इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा। तो इसकी सहायता से हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग को समझना है अगले टॉपिक में। इसको बड़ा ही ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। V, इसको V से, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, और उसका यूनिट है वोल्ट, वही वोल्टेज से वोल्ट बना है शब्द, ठीक है। अब ये जो वोल्ट है, ये जो यूनिट बना है किसके नाम पे, एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, तो उनके सरनेम पे पोटेंशियल डिफरेंस का नाम वोल्ट पड़ा है, ठीक है। मतलब उसके यूनिट का नाम वोल्ट पड़ा है, एलेसेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने ही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्टिविटी कर मतलब रिसर्च करके बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इन्हीं के सरनेम को ही यूज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के रूप में, जिसको लिखते हैं वोल्ट, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट तो हम लोग समझ गए, इसके नाम पे पढ़ा है, इसका यूनिट का नाम ये भी हम लोग क्लियर समझ गए। अब ये होता क्या है इसको समझना है। अब ये होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।